अब हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। इसमें हमें करना है फ्रीडमैन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी वेल्थ थ्योरी। फ्रीडमैन का क्या अप्रोच रहा है डिमांड फॉर मनी के लिए। तो फ्रीडमैन ने कहा ही सॉट टू फाइंड आउट हाउ मच मनी दैट दे वुड सीक टू होल्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। फ्रीडमैन ने कहा कि कितना पैसा है जो वो अलग अलग कंडीशंस में होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करते नहीं हैं, करना चाहते हैं। ये बहुत हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस में बात होगी, क्योंकि जितना होल्ड कर रखा है वो तो डिमांड हो ही नहीं सकती। तो फ्रीडमैन ने कहा कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि लोग कितना पैसा कि कौन सी कंडीशन में होल्ड करना चाहते हैं। इनके नज़रिए से मनी एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, जो कि इनके नज़रिए से मनी एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, यानी कि ड्यूरेबल है। इसका जो आप इसको लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी कंज्यूमर गुड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने गेहूँ स्टोर किया और स्टोर करते ही आपका जो गेहूँ है वो कुछ समय के बाद ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। तो फ्रीडमैन का व्यू ये था कि मनी एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है और आप इसको अलग अलग सर्विसेज के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स स्टॉक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सब्जेक्ट भी है DMRS का। आगे पढ़ेंगे DMRS क्या होता है। ठीक है, ये DMRS के हिसाब से चेंज भी होती है। तो मनी एक फॉर्म ऑफ एसेट है जिससे आप वेल्थ को होल्ड कर सकते हैं, यानी आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप उसको मनी के फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी डिमांड फॉर मनी को कैसे हमें देखना है कि ये इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ है टोटल वेल्थ अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, टोटल वेल्थ। दूसरी चीज़ है रिलेटिव प्राइस ऑफ एंड रिटर्न ऑन वन फॉर्म ऑफ वेल्थ एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। तीसरी चीज़ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द वेल्थ ओइंग यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं फ्रीडमैन डिमांड ऑफ मनी। Friedman demand for money not only determined by price and income levels but most important is cost of holding money of cash balances। तो फ्रीडमैन की जो डिमांड ऑफ मनी है वो सिर्फ प्राइसेस और इनकम लेवल्स ही नहीं निकालती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मानती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी और कैश बैलेंस, यानी कि किसी कैश बैलेंस को या मनी को होल्ड करने का लोगों को क्या पे करना पड़ेगा। पे करने से मतलब ये होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.2 भी है या 2% भी है तो और आप उस मनी को कीप कर रहे हैं तो आपको वो जो 2% का लॉस हो रहा है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, यानी कि आप वो 2% पे कर रहे हैं किसी को क्योंकि आप पैसा अपने पास रख रहे हैं इसीलिए। तो इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप अर्न कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव एसेट्स पे, और दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है, मान लीजिए गोल्ड आपने बाय कर लिया, आपने मनी को कीप नहीं किया, आपने गोल्ड बाय कर लिया और उसके पैसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, 40,000 से 60,000 आपका गोल्ड हो जाता है। तो उस सीन में आपको 20,000 रुपये का नुकसान हो जाता है बिकॉज आपने मनी को कीप करना, होल्ड करना ज़्यादा अच्छा समझा एज़ कम्पेयर टू उसे इन्वेस्ट करने से। सो यहाँ पर ये दोनों तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। इंक्रीज इन दीज टू इंडिकेटर्स लीड्स टू डिक्लाइन इन कैश बैलेंसेस पीपल विश टू होल्ड। तो जब ये दोनों इंडिकेटर्स में इंक्रीज़ आता है तो उससे हमारे कैश बैलेंसेस में जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उसमें डिक्लाइन आता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग पैसे को अपने पास ही रखना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अगर आपका एक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है किसी चीज़ के प्राइस लेवल्स में, जैसे गोल्ड का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज़ करने वाले हैं उस सीन में भी लोग पैसे को होल्ड नहीं करना चाहेंगे। अगला है सो देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड फॉर मनी में और लोग कितना पैसा होल्ड करना चाह रहे हैं और उसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज व्हेन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश डिक्लाइंस एंड डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज व्हेन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड फॉर मनी। तो फ्रीडमैन ने कहा कि अलग अलग तरीके की वेल्थ होती है। सबसे पहले तो कैश के फॉर्म में हम अपनी वेल्थ को रखते हैं, फिर हम बॉन्ड्स के फॉर्म में रखते हैं, फिर हम इक्विटीज़ के फॉर्म में रखते हैं,
फिर फिजिकल नॉन ह्यूमन गुड्स के फॉर्म में रखते हैं, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में रखते हैं। अब डिमांड फॉर मनी, फ्रीडमैन की थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m = f p y 1/p.dp/dt, r b r e w और e। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें। m है एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। सो एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू प्राइस लेवल, टोटल फ्लो ऑफ इनकम and size of expected nominal return on physical assets, bond yield, equity yield, ratio of non-human wealth to human wealth, utility determining variables influencing taste। यानी यहाँ पर आप इस पूरी इक्वेशन को देख सकते हैं कि P है आपका प्राइस लेवल। ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक ही इक्वेशन में फ्रीडमैन ने सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर बॉन्ड की आपकी यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं टोबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी। टोबिन ने क्या अपनी अप्रोच रखी टू द डिमांड फॉर मनी, और इनकी जो अप्रोच है वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसीज एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फाइनेंशियल एसेट्स का ग्रुप होता है, जैसे कि स्टॉक्स हुए, बॉन्ड्स हुए, कमोडिटीज़ हुई, करेंसीज हुई, कैश इक्विवेलेंट्स हुए। इन सब फाइनेंशियल एसेट्स का एक ग्रुप है, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टॉक का, बॉन्ड का, कमोडिटीज़ का, करेंसी का और कैश इक्विवेलेंट्स का, 5 चीज़ें हैं। इनका ग्रुप मिल करके, इन सभी फाइनेंशियल एसेट्स का ग्रुप मिल करके पोर्टफोलियो बनाता है। टोबिन ने ये अज्यूम किया कि लोग ज़्यादा वेल्थ प्रेफर करते हैं कम वेल्थ से। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि लोग ज़्यादा वेल्थ चाहते हैं। हर इंसान वेल्दी होना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो वेल्दी होना नहीं चाहता। जेम्स टोबिन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल्स रैशनल होते हैं और उनको एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स रखना चाहिए जिसमें सभी बॉन्ड्स और मनी दोनों ही हों। यानी कि उन्हें यह एक पोर्टफोलियो रखना चाहिए कि इस टाइम उन्हें मनी की ज़रूरत है या उन्हें बॉन्ड की ज़रूरत है। इस तरीके का उन्हें एक ग्रुप बना करके अपने पास रखना चाहिए। अब इन्वेस्टर जो है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि क्या उसके प्रपोर्शन होना चाहिए पोर्टफोलियो का क्या प्रपोर्शन होना चाहिए जो उसे कैश के फॉर्म में वो रखे, जिस पे कोई इंटरेस्ट उसे ना चुकाना पड़े, और इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स वो क्या रखे, यानी कि कितना उसको बॉन्ड्स रखने चाहिए और कितना उसको कैश रखना चाहिए, ये है मेन चीज़। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में आप देखें कि वो कितना पोर्शन, पोर्टफोलियो के कितने पोर्शन को बॉन्ड्स के फॉर्म में रखे और कितने पोर्शन को वो कैश के फॉर्म में रखे। ठीक है, तो अलग अलग सेफ़ और रिस्की एसेट्स को देखते हुए इंडिविजुअल्स ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, अब वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ़ एंड रिस्की एसेट्स उसको रखने हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स रिस्क एवर्स होते हैं, यानी उनको रिस्क से डरना होता है और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो उसके पास एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए सेफ्टी और रिटर्न के बीच में कि अगर उसको मतलब कोई नुकसान हो तो वो वहाँ से रिटर्न भी ले सके। ओके, अब डिमांड फॉर मनी को आगे बढ़ते हैं। टोबिन की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन है वो क्या कहता है? तो टोबिन ने अपना लिक्विडिटी फंक्शन निकाला डिपिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। ठीक है, यानी लोग कितना पैसा कैश के फॉर्म में होल्ड करना चाह रहे हैं, ये रिलेशनशिप उन्होंने निकाला। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर गया, वेल्थ होल्डर जो हैं वो मनी को बॉन्ड के फॉर्म में होल्ड करना चाहेंगे, जिससे उनकी कैश होल्डिंग कम हो जाएगी। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनका जो डिमांड है कैश होल्डिंग का वो कम होगा और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड हो और कम से कम मनी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो और कम से कम बॉन्ड हो। यानी कि एक टाइम में वो या तो अर्न करना चाहेंगे या फिर वो स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो टोबिन की जो अप्रोच है वो जो लिमिटेशंस थी केनेस थ्योरी की, जो एलपी की जो लिमिटेशंस थी उससे वो डील करती है। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, केनेस की थ्योरी है एलपी की स्पेक्यूलेटिव मोटिव की, उसकी लिमिटेशन से वो डील करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी वेल्थ को या तो सब मनी या सब कैश के फॉर्म में होल्ड कर रहे थे।